हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी वर्ल्ड। आइए हम लोग उसी कड़ी में आगे देखते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने आर्द्रता के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग देखते हैं संघनन के लिए बारे में। ठीक है, सबसे पहली चीज़ संघनन क्या है। संघनन पिछले लेक्चर में भी आपको बताया गया था। जब क्या है, हवाएं किसी भी स्थान पर जल को अपने साथ लेकर ऊपर उठती हैं। ठीक है, अर्थात जो जलवाष्प है वो पृथ्वी की सतह से जब ऊपर उठता है तो ऊपर उठने के बाद जैसे जैसे ऊंचाई की ओर बढ़ता जाता है ये ठंडा होने लगता है। ठीक है, और ठंडा होने होते ये पूरा जलवाष्प क्या होता है, एकत्रित हो जाता है। जब यही जलवाष्प एकत्रित होकर जल की बूंदों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं तो इसी को संघनन कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं संघनन के लिए जो आवश्यक दशाएं हैं। ठीक है, जो शीतलन की प्रक्रिया है वो किस प्रकार की होती है। ठीक, तो पहली जो प्रक्रिया है वो क्या है, रुद्धोष अथवा एडियाबेटिक प्रक्रियाएं। रुद्धोष प्रक्रिया आपको हमने पहले ही बताया है। ठीक है, इसके पहले ही लेक्चर में। रुद्धोष प्रक्रिया क्या है, यदि कोई वायु है, ठीक है, इसके में क्या हो, ना तो ऊष्मा बाहर से अंदर आए और ना ही अंदर से ऊष्मा बाहर जाए। यदि ये दोनों क्रियाएं नहीं होंगी, उसके बावजूद इसके तापमान में क्या हो जाए, कमी हो या वृद्धि हो। ठीक है, कमी या वृद्धि की जो क्रिया होती है उसी को रुद्धोष या एडियाबेटिक कहा जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं शीतलन के बारे में, तो इसलिए यहाँ पर कमी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, अब ये रुद्धोष प्रक्रिया होती कैसे है, इसमें क्या है, धरातल के निकट वायुमंडल के दाब में कमी होना, जिसके फलस्वरूप कोहरा उत्पन्न होता है। ठीक, जैसे वायुमंडल का जो दबाव है, ये पृथ्वी की सतह है। ठीक, इस सतह पर वायुमंडल का जो दबाव होगा यदि वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम हो जाएगा तो गैसें जो होंगी वो ऊपर उठेंगी और ऊपर से ठंडी है तो यहाँ पर कोहरे का निर्माण हो जाता है। ठीक, दूसरी प्रक्रिया क्या है, आरोही वायु जो निम्नलिखित के द्वारा उत्पन्न होती है। निम्नलिखित के द्वारा का मतलब जैसे संवहन के द्वारा, वाताग्रोह पर वायु राशियों अथवा पवन धाराओं का अभिसरण। ठीक, और पर्वतीय अवरोध से वायु का आरोहण। ठीक, आरोही वायु क्या है, मतलब कोई वायु आए, ठीक है, और वो वायु क्या हो, ऊपर उठने लगे। तो वायु के ऊपर उठने की जो क्रिया है उसे क्या कहते हैं, आरोहण। ठीक है, और वायु के अवरोहण का मतलब क्या है, जब वायु अंदर की ओर आने लगे तो उसी को क्या कहते हैं, अवरोहण। जब अंदर की ओर आए तो अवरोहण, और जब बाहर की ओर जाने लगे तो आरोहण। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आरोहण के कारण, ठीक है भाई, आरोही वायु जो है उसमें विभिन्न क्रिया, जैसे पहला क्या है, संवहन। संवहन क्या है, जब जल की बूंदें गर्म होती हैं तो गर्म होकर वो ऊपर उठती हैं, ये क्या है, संवहन क्रिया हो गई। दूसरा क्या है, वाताग्रोह पर वायु राशियों अथवा पवन धाराओं का अभिसरण। सबसे पहली चीज़ वाताग्र क्या है। ठीक है, और वाताग्र से पहले वायुराश क्या है। वायुराश के बारे में हम आपको बता चुके हैं कि वायुराश क्या है, एक समान गुणों वाली वायु का पुंज होता है, जिसमें वायु का जो तापमान है, ठीक है, आर्द्रता है, ठीक है, ये और उसकी जो गति है, ये सारी चीज़ें क्या होंगी, एक समान होंगी। और जब ये सारी चीज़ें एक समान होगी तो इसका जो समूह होगा उसी को वायु राशि कहा जाता है। ठीक, अब इस वायु राशि और वाताग्र क्या है, जब दो विभिन्न वायु राशियाँ हैं, ठीक है, एक क्या हो, गर्म हो, दूसरी क्या हो, ठंडी हो। जब दो विभिन्न वायु राशियाँ एक दूसरे की ओर आती हैं तो देखिए, ठंडा वाला क्या होगा, नीचे बैठेगा, गर्म वाला ऊपर उठ जाएगा। इससे यहाँ पर एक ढाल का निर्माण हो जाता है। ठीक है, और जो ढाल का निर्माण, यहाँ पर दोनों आपस में एक मिल नहीं पाती, यहाँ पर एक जोन बन जाता है। इसी जोन को क्या कहा जाता है, वाताग्र कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें वाताग्र की बात हो गई। वाताग्रों पर वायु राशियों अथवा पवन धाराओं का अभिसरण। ठीक है, जो आपका वाताग्र उस पर कोई वायु राशि आ जाए या फिर कोई पवन धारा आ जाए इसमें, यह आपका वाताग्र बने, इस पर वायु राशि आ जाए या कोई पवन धारा इस पर चलने लगे। ठीक है, इसका अभिसरण हो या कोई पर्वतीय अवरोध हो जाए। मान लीजिए ये कोई आपका पर्वत है, ठीक, और इसी अवरोध के कारण के वायु क्या होने लगे, ऊपर उठने लगे। ठीक, इसके माध्यम से भी क्या होगी, वायु ठंडी होगी। ठीक, आगे क्या है, दूसरा क्या है,
आरुद्धोष्म अथवा नॉन एडियाबेटिक, ठीक, जिसमें सामान्य दर से क्या होगी, वायु ठंडी होगी। इसमें होगा क्या, विकिरण द्वारा ऊष्मा में कमी हो जाएगी, चालन द्वारा ऊष्मा में कमी हो जाएगी, और शीतल वायु के मिश्रण द्वारा ऊष्मा में कमी हो जाएगी। विकिरण क्या है भाई, जो हमने अवशोषण किया है उसका जब हम उत्सर्जन करते हैं तो ये क्या होता है, विकिरण हो जाता है। चालन क्या है, चालन में जो आपका धरातल है, ठीक है, ये धरातल ये ठंडा हो गया तो इस पर कोई वायु जब गति करेगी, ठीक है, तो वह वायु इसके संपर्क में आकर क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। चालन में होता क्या है, एक अणु दूसरे अणु के संपर्क में आते वो क्या करते हैं, ऊष्मा का आदान प्रदान करने लगते हैं, जिससे गर्म पदार्थ ठंडे हो जाते हैं और ठंडे पदार्थ गर्म हो जाते हैं, ठीक है। और तीसरा क्या है, शीतल वायु के मिश्रण द्वारा। भाई यहाँ पर कोई गर्म वायु और वो शीतल वायु आकर क्या हो जाए, इसमें मिल जाए, दोनों का मिश्रण हो जाएगा, तब भी इसके तापमान में कमी आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपका क्या है भाई, ये ठीक है, तो ये सब आपके क्या है, ठंड शीतलन के प्रकार, ठीक है, शीतलन किस प्रकार से होता है, ठीक है। अब इसके बाद आगे देखते हैं संघनन के विविध रूप। संघनन किस किस रूप में होता है, ठीक है। तो संघनन का जो सबसे पहला रूप वो क्या है, ओस। ओस जो आप देखते हैं गर्मियों में और ठंडियों में, सुबह सुबह जब उठते हैं देखते हैं पेड़ पौधों पत्तियों पर, घासों पर, ठीक है, ये जल की छोटी छोटी बूंदें आपकी गिरी रहती हैं, तो उसी को क्या कहा जाता है, ओस कहा जाता है, ठीक है। तो जो धरातल की निकटवर्ती वायु है उसमें जो उपस्थित जलवाष्प होती है, इसके प्रत्यक्ष संघनन के द्वारा मुख्यतः रात्रिकालीन विकिरण द्वारा शीतलीकृत क्षैतिज तलों पर संचित जल की बूंदों को ही क्या कहते हैं, ओस कहते हैं, ठीक। आप देखते होंगे ओस जो होती है वो रात में ही होती है, ठीक, क्यों, उसके पीछे कारण ये है कि रात में जो विकिरण होती है, ठीक है, जो ऊष्मा होती है जब वो उत्सर्जित की जाती है, तो ऊष्मा जब उत्सर्जित की जाती है तो ऊपर की ओर जब ऊष्मा जाने लगती है तो नीचे की सतह पर क्या हो जाता है, तापमान कम हो जाता है। कम होने के कारण यहाँ पर संघनन की क्रिया हो जाती है, और संघनन के कारण जो जलवाष्प होती है वो ओस की बूंदों में परिवर्तित हो जाती है, ठीक। अब ओस पढ़ने के लिए आदर्श दशाएं क्या हैं, ठीक है भाई, जो ओस है ओस कब पड़ेगी, तो ओस पढ़ने की सबसे आदर्श दशा क्या है, स्वच्छ आकाश जिससे दिन में वाष्पीकरण अधिक होने से वायु में आर्द्रता की मात्रा में क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए। भाई ओस कब पड़ेगी, जब वायु में क्या हो, जो आपकी वायु है इसमें जल की मात्रा हो, और जल की मात्रा कब आएगी, जब वाष्पन होगा, वाष्पन होगा तभी जल की मात्रा इसमें आएगी। और जल की मात्रा वाष्पन कब होगा, जब दिन में क्या हो, आकाश स्वच्छ हो, ठीक है, और दिन में वाष्पन अधिक होता हो, जिसके माध्यम से आर्द्रता में वृद्धि हो जाए। और जब वृद्धि हो जाएगी, ठीक, तो होगा क्या भाई, जब आर्द्रता में वृद्धि होगी तो वही आर्द्रता क्या होगी, जब शीतल होगी तो तथा रात में क्या हो, स्वतंत्र विकिरण के कारण धरातल अधिक ठंडा हो जाए। ऊपर की जो वायु है ये गर्म है और नीचे का जो धरातल है ये क्या हो जाए, ठंडा हो जाए, ये ठंडा हो जाए, ये गर्म रहेगी, और जब ये गर्म रहेगी नीचे आएगी तो ठंडी होकर इसी पर जल के बूंदों के रूप में परिवर्तित हो जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा क्या है, शांत वायु, बिल्कुल वायु ना चल रही हो, एकदम शांत हो, जिससे उसे क्या हो, ठंडे धरातल से संपर्क में अधिक देर तक रहने का अवसर मिल सके। भाई अगर धरातल ठंडा है, इस धरातल पर यदि वायु आई और तेज हवा चल रही है तो ये हट जाएगी तो ठंडी नहीं हो पाएगी। यदि वायु नहीं चलती होगी तो यहाँ पर जो भी वायु आएगी वो क्या होगी, इसके संपर्क में आने के बाद वो ठंडी हो जाएगी, ठीक है, ताकि वायु का जो तापमान है वो औशांक से नीचे गिर जाए। ओस तभी पड़ेगी जब वो औशांक से नीचे गिरेगी, ठीक। अगला क्या है, अधिक आर्द्र वायुमंडल। भाई इसके पहले ही आप देख चुके हैं, पहले वाले में ही आर्द्रता की मात्रा में क्या हो, वृद्धि हो। जब वायुमंडल में आर्द्रता अधिक होगी तभी वहाँ पर वाष्पन की जो ओस होगी वो ओस में बदलेगी, वही आर्द्रता ही क्या करेगी, ओस के कणों में परिवर्तित होगी, ठीक। इसके बाद है शीतकालीन लंबी रातें। भाई ठंडी के मौसम में देखिए ज़्यादा ओस कब पड़ती है, ठंडी के मौसम में। शीतकालीन लंबी रातें विकिरण तथा चालन द्वारा वायु का शीतल होने के लिए अधिक समय उपलब्ध कराती हैं, ठीक।
भाई अगर रात में जो है क्या है, सर्दी की मौसम में रात क्या होती है, लंबी है, और जब रात लंबी होगी तो क्या होगा भाई, यहाँ पर जो विकिरण है और चालन है, विकिरण द्वारा और चालन द्वारा जो वायु है उसको ठंडे होने के लिए अधिक समय मिलेगा। यदि सूर्य की किरणें जल्दी आ जाएंगी तो फिर से गर्म होने लगेंगी, और सूर्य की किरणें जब देर में आएंगी तो उसको ठंडा होने का पर्याप्त समय मिल जाएगा। ठीक, और इसके बाद देखिए यहाँ पर एक नोट है, स्मरण रहे कि ओस के लिए यह भी आवश्यक है कि वायु का ओसांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो। ठीक है, मतलब ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड से पहले ही क्या हो जाए, 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 2 डिग्री सेंटीग्रेड, इस पर ही ये ओस के रूप में परिवर्तित हो जाए, क्योंकि ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड में आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पाले में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्या है, पाला। पाला किसे कहते हैं, कभी कभी धरातल पर स्थित पदार्थों जैसे घास, पत्तियों अथवा पौधों पर तापमान हिमांक से नीचे गिर जाता है। ऐसी दशा में उन पर हिम के कण जम जाते हैं, जिसे तुषार अथवा पाला कहते हैं। ठीक है भाई, वही चीज़ है, जब ओस थी, ठीक है, तो ओस क्या थी, वो ओस आपकी जो थी, ठीक, ओस के लिए क्या कंडीशन थी कि ओस आपकी 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम पर ही क्या हो रही थी भाई, आपकी ओस 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम पर ही ओस में बदल जा रही थी। लेकिन जो आपका पाला है वो क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से और कम हो जाए, मतलब यहाँ पर जो था वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 2 डिग्री सेंटीग्रेड ही ओसांक रहता था, तब वो ओस में परिवर्तित हो जाती थी। लेकिन जो आपका पाला है, पाला क्या है, वो कब होगा, जब तापमान हिमांक से नीचे चला जाए। हिमांक का मतलब है तापमान जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे चला जाए। ठीक है, तभी उस पर पाले का निर्माण होगा। ठीक है, और क्यों, क्योंकि पाला जो होता है वो एक प्रकार का की बर्फ़ है। ठीक, जो आपकी ओस है, यही ओस जब बर्फ़ के रूप में जम जाती है, ठीक है, तो उसी को क्या कहा जाता है, पाला कहा जाता है। ठीक, और ध्यान दीजिएगा, इसमें एक नोट है, इसमें भी स्मरण रहे कि तुषार के लिए उनका तापमान क्या होना चाहिए, हिमांक से नीचे रहना चाहिए, तभी वो होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं कोहरा। कोहरा क्या है, कोहरा लघु जल शिखरों से परिपूर्ण ऐसा स्तरीय मेघ है। ध्यान दीजिएगा, कोहरा एक मेघ है, बारिश नहीं है, जो धरातल के इतना अधिक निकट होता है कि उससे वायुमंडल की दृश्यता कम हो जाती है। तो जो आपका कोहरा है, जैसे बादल होता है तो बादल में क्या है, विभिन्न जो जलवाष्प हैं वही जल की बूंदों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, लेकिन वो धरातल से काफ़ी ऊपर होता है। लेकिन जो कोहरा है वो लघु जल शिखरों, इसमें जो जल के बूंदें हैं वो बहुत ही महीन है। ठीक है, इस प्रकार, लेकिन वर्षा की जो बूंदें हैं वो इस प्रकार बड़ी बड़ी हैं। तो जो आपका कोहरा है वो लघु जल शिखरों से परिपूर्ण है और स्तरीय मेघ है। ठीक है, एक प्रकार का स्तरीय मेघ है, जो धरातल से इतना अधिक निकट होता है कि उससे वायुमंडल की दृश्यता कम हो जाती है। देखिए, कोहरा जब पड़ जाता है तो वायुमंडल में जो दिखाई देने वाली स्थिति होती है, आप देखते हैं कभी कभी 100 मीटर भी नहीं दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो यही क्या है, ये एक प्रकार का बादल है। ठीक, इसके बाद अगला क्या है, धुंध। धुंध क्या है, धुंध या गीला धुंध। जब वायुमंडल में क्या होता है, कोहरे का फैलाव इस प्रकार हो कि दृश्यता 1 किलोमीटर से अधिक न रह जाए। ठीक है, जो आपकी दृश्यता है वो 1 किलोमीटर से अधिक हो तो उसे क्या कहते हैं, धुंध या गीला धुंध कहते हैं। कोहरे में क्या था, कोहरे में आपको 100 मीटर भी दिखाई देने में समस्या होने लगती है, लेकिन जो धुंध होती है या गीला धुंध होती है, इसमें 1 किलोमीटर से अधिक दूरी तक आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, जब इतनी हो जाती है, इतनी दृश्यता होती है तो उसे क्या कहता है, गीला धुंध या धुंध कहा जाता है। ठीक, अब देखते हैं कोहरे की उत्पत्ति के लिए आवश्यक दशाएं क्या क्या हैं। तो सबसे पहला क्या है, इसके लिए वायु के तापमान का ओसांक से नीचे गिर जाना। ठीक, जब ओस पड़ रही थी तब भी ओसांक बिंदु चाहिए था, जो कोहरा पड़ रहा है तो वो भी क्या, ओसांक से नीचे चाहिए। दूसरा क्या है, वाष्पीकरण से उत्पन्न कोहरे की जो निर्माण प्रक्रिया के लिए क्या होना चाहिए, वायुमंडल में शीतलन के द्वारा अस्थायित्व उत्पन्न हो जाना चाहिए। ठीक है, वाष्पीकरण से उत्पन्न कोहरे की निर्माण प्रक्रिया के लिए
भाई अगर वाष्पन हो रहा है तो इसी से कोहरे का निर्माण होना है, तो इसके लिए क्या करना है, वायुमंडल में शीतलन के द्वारा अस्थायित्व उत्पन्न हो जाना चाहिए। ठीक है, वायुमंडल में क्या होना चाहिए, शीतलन होना चाहिए, और शीतलन के द्वारा अस्थायित्व हो जाना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार की गतियाँ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये क्या है, कोहरे की उत्पत्ति के लिए आवश्यक है। देखिए हवा चलती है तो कोहरा नहीं पड़ता है, ध्यान दीजिएगा। तापमान क्या है, तापमान जब औशांक से नीचे हो जाए, जब ठंडी होती है तो कोहरा पड़ता है। दूसरी स्थिति क्या है, वाष्पीकरण से उत्पन्न बादल भी होता है तब भी नहीं होता है। ठीक, तो कोहरे के लिए ध्यान रखिएगा क्या होना चाहिए, वायुमंडल स्वच्छ होना चाहिए। ठीक, दूसरी स्थिति क्या है, शीतलन अस्थायित्व उत्पन्न होना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार की कोई हवा नहीं चलनी चाहिए। तीसरा क्या, मंद गति से पवन प्रवाह चाहिए, मतलब हवा इतनी धीमी गति से चल रही हो कि आपको महसूस तक ना हो कि हवा चल रही है। इतनी धीमी गति से पवन प्रवाह हो, तब जाकर कोहरे का निर्माण के लिए क्या होता है, अच्छा होता है। देखिए कोहरा क्या होता है, एकदम हल्के हल्के से चलता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, तो वही जो गति आपको दिखती है वो गति होगी, तो कोहरे की उत्पत्ति के लिए क्या होगी, आवश्यक दशा होगी। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, प्रदूषित वायुमंडल में 100% सापेक्ष आर्द्रता होने के पूर्व ही कोहरा निर्माण प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। ठीक, वैसे तो जो कोहरा बनता है वो कब बनता है, जब आर्द्रता 100% हो जाती है। ठीक, लेकिन यदि वायुमंडल क्या है, प्रदूषित है, तो ऐसे में जो आपका कोहरा बनेगा वो 100% सापेक्षिक आर्द्रता से पहले ही बनने लगेगा। ठीक है, अब जो कोहरे का वर्गीकरण है, ठीक है, हम लोग देखते हैं कोहरे का वर्गीकरण। तो कोहरे का जो वर्गीकरण वो निर्माण प्रक्रिया के आधार पर उसे अलग अलग भागों में बांटा जाता है। ठीक, जैसे अंतः वायुराशीय कोहरा, सबसे पहली चीज़ तो वायुराश किसे कहते हैं। ठीक है, तो वायुराश अभी आपको इसके पहले बता चुके हैं कि वायुराश क्या है, एक समान गुणों वाली वायु के जो पुंज होते हैं, वायु का जो समूह, उसी को वायुराश कहते हैं। तो अंतः वायुराशीय कोहरा क्या, इस प्रकार के कोहरे की जो उत्पत्ति होती है वो वायुराशियों में होती है। ठीक, ऐसे कोहरे के विकास के लिए विभिन्न प्रक्रियाओं का योगदान होने के कारण उसे निम्नलिखित प्रकार पाए जाते हैं। ठीक है, अब इसके जो प्रकार देखा जाए, पहला क्या है, विकिरण जनित कोहरा। विकिरण का मतलब क्या है भाई, अगर यहाँ पर हमने कोई अवशोषण किया है ऊष्मा का, तो यही ऊष्मा जब उत्सर्जित होने लगती है तो इसी को क्या कहा जाता है, विकिरण कहा जाता है। ठीक है, अब विकिरण जनित कोहरा क्या है, इस प्रकार कोहरा विकिरण से उत्पन्न वायु की, ठीक है, यहाँ पर जो उत्सर्जन होगा उससे जो वायु है उत्पन्न हो रही है उसके शीतलन के फलस्वरूप निर्मित होते हैं। ठीक है, इसीलिए इसे स्थलीय कोहरा भी कहा जाता है, क्योंकि विकिरण कहाँ से हो रहा है, पृथ्वी के धरातल से। ठीक है, तो पृथ्वी के धरातल से जो विकिरण हो रहा है उसकी वायु, उससे जो वायु उत्पन्न हो रही है उसके शीतलन से जो कोहरा निर्मित होता है उसे विकिरण जनित कोहरा कहते हैं। इसके लिए विभिन्न दशाएँ हैं। ठीक है, वो दशाएँ क्या क्या हैं, देखिए, पहली दशा क्या है, शीतकालीन लंबी रात। यही चीज़ें क्या थी, ओस के लिए भी थी, यही चीज़ें आपकी क्या हैं, कोहरे के लिए भी हैं। दूसरा क्या, दिन में आकाश में मेघाच्छादन तथा रात में मेघ रहित स्वच्छ आकाश। कोहरा पड़ने के लिए अगर दिन में क्या है, बादल है, और रात में बादल नहीं है, तो कोहरा खूब अच्छे से पड़ेगा। तीसरी कंडीशन क्या है, वायु में सापेक्ष आर्द्रता की अधिकता। ठीक है, वायु में जितनी ही अधिक आर्द्रता होगी, सापेक्षिक आर्द्रता मतलब वायु की ग्रहण करने की क्षमता और उपस्थित आर्द्रता, ठीक है, जितनी ही अधिक होगी वो क्या होगी, उतना ही अच्छा होगा, किसके लिए, कोहरे के लिए। ठीक, तीसरा क्या, धरातल के निकट तापमान व्युत्क्रमणता। तापमान व्युत्क्रमणता इसके पहले आप पढ़ चुके हैं। तापमान व्युत्क्रमणता क्या है, सामान्यतः धरातल से ऊपर जाने पर क्या होता है, तापमान घटता है। ठीक, लेकिन तापमान व्युत्क्रमणता की स्थिति में क्या होता है, धरातल के पास तापमान कम होगा, ठीक है, और जैसे जैसे ऊपर आ जाएंगे तापमान अधिक होता जाएगा। ठीक, तो तापमान व्युत्क्रमणता की स्थिति हो गई। अब लास्ट वाला क्या, मंद गति से चलने वाली हवा। ठीक है, कोहरे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसा कि आप देखते हैं भी हैं, ठंडी का मौसम आ भी रहा है, आप देखेंगे भी कि जो कोहरा होता है वो धीरे धीरे गति करता रहता है। ठीक है, तो उस प्रकार की गति से चलने वाली हवा इसमें चाहिए। ठीक, अगला जो आपका है अभिवहन जनित कोहरा। अभिवहन किसे कहते, अभिवहन जनित कोहरा क्या है, इस कोहरे की जो उत्पत्ति होती है धरातल पर एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर चलने वाली वायु धाराओं के शीतलन से होती है। मान लीजिए पृथ्वी की सतह है और यहाँ से कोई वायु क्या चल रही है, तो आगे इधर की ओर बढ़ रही है, तो यहाँ पर जब शीतलन होगा तो इसके माध्यम से क्या होगा, इस कोहरे का निर्माण होगा।
ठीक है। और इसके लिए जो आवश्यक दशाएं हैं वो क्या क्या हैं? इसके लिए जो आवश्यक दशाएं उसमें क्या है, वायु के तापमान तथा उसके नीचे के धरातल के तापमान में भारी अंतर होना चाहिए। ठीक है, वायु का जो तापमान है, यदि वायु जितनी गर्म हो और यहाँ पर धरातल जो क्या हो, ठंडा हो, ठीक, दोनों के तापमान में भारी अंतर होना चाहिए। दूसरा क्या है, पवन का जो वेग है वो अधिक नहीं होना चाहिए, पवन धीमी गति से चलनी चाहिए। बार बार हम आपको बता रहे हैं कि जो कोहरे के निर्माण के लिए जो आपकी पवन है वो मंद गति से चलनी चाहिए। ठीक। अगला क्या है, वायु में प्रारंभिक रूप से सापेक्ष आर्द्रता अधिक होनी चाहिए। इसके पहले वाले में देखें सापेक्षिक आर्द्रता अधिक होगी। ठीक है, सापेक्षिक आर्द्रता जो होगी वो आपकी अधिक होगी, जब अधिक होगी तभी कोहरा बनेगा। ठीक है, कोहरे के निर्माण के लिए आदर्श स्थिति क्या है, सापेक्षिक आर्द्रता जितनी अधिक होगी उतना ही अधिक कोहरा बनेगा। अगला क्या है, वायुमंडल में अस्थायी संस्तरीकरण होना चाहिए। ठीक है, संस्तरीकरण क्या है, जैसे मान लीजिए आपका क्या है, वायुमंडल है। ठीक, इसमें संस्तरीकरण क्या है, इस प्रकार से ये अस्थायी हो, परिवर्तनशील ना हो। इसका यहाँ पर तापमान कुछ अलग हो, यहाँ पर 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 कुछ अलग हो, इस प्रकार इसका क्या हो, संस्तरीकरण किया जाए। ठीक है, तब जाकर कोहरे के लिए क्या होगा, अधिक उचित होगा। और जो आह्वान जनित कोहरा है उसे 3 उपवर्गों में विभाजित किया जाता है। ठीक, वो तीनों उपवर्ग क्या हैं, तो पहला आपका सागरीय कोहरा। सागरीय क्या है, महासागरों की ठंडी धाराओं के ऊपर उष्ण वायु के प्रवाहित होने पर ऐसा कोहरा उत्पन्न होता है। ठीक, अगर कोई महासागर है, मान लीजिए ये आपका महासागर है और यहाँ पर क्या है, ठंडी जलधारा चल रही है, ये जलधारा चल रही है कौन सी, ठंडी, और इसके ऊपर क्या हो, उष्ण और आर्द्र हवा चलने लगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोहरे का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या है, अयनवर्ती वायु कोहरा। अयनवर्ती वायु राशि में उत्पन्न कोहरे खुले हुए सागरों के उत्तरी भाग में विशेष रूप से पाए जाते हैं। अयनवर्ती का मतलब क्या है, गर्म प्रदेश। ठीक है, तो जो गर्म वायु राशियाँ हैं, गर्म वायु राशियों में क्या होता है, वो सागरों के उत्तरी भाग में विशेष रूप से पाए जाते हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ पर जो होता है वो उत्तर की ओर जब जाएंगे, ठीक है, तो तापमान घटता जाएगा। ठीक, इसलिए यहाँ पर ये हमेशा इसके उत्तर की ओर पाए जाते हैं। ठीक, अगला क्या है आपका, वाष्प कोहरा एवं आर्कटिक सागर धूम। ठीक है, ये क्या होते हैं, स्थानीय रूप से उत्पन्न होते हैं जिसका कारण वाष्प दाब प्रवणता है। आर्कटिक क्षेत्र में खुले सागर तल पर पाए जाने वाले कोहरे को नाविकों ने आर्कटिक सागर धूम की संज्ञा प्रदान की है। ठीक, जो आपका वाष्प का दाब है, वाष्प जितनी अधिक मात्रा में होगी उसका दबाव जिस प्रकार होगा, और वो दबाव यदि यहाँ पर अधिक है, यहाँ पर कम है, तो ताप प्रवणता जितनी अधिक होगी कोहरे का निर्माण उतना ही अधिक होगा। और इस प्रकार का कोहरा क्या होता है, जब आर्कटिक सागर पर नाविकों द्वारा देखा गया, ठीक है, तो नाविकों ने इसे आर्कटिक सागर धूम की संज्ञा दे दी। अब तीसरा जो प्रकार हो क्या है आपका, पर्वतीय कोहरा। इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, इस प्रकार के कोहरे की जो उत्पत्ति का कारण है वो वायु का रुद्धोष्म शीतलन है। रुद्धोष्म शीतलन का मतलब क्या है कि वायु यहाँ पर किस प्रकार ठंडी हो रही है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई जो वायु है ना तो बाहर ऊष्मा बाहर से अंदर आ रही है ना अंदर से बाहर आ रही है, लेकिन हो क्या रहा है, ये वायु यहाँ पर जो आपका पर्वत है, पर्वत के सहारे जब वायु ऊपर चढ़ रही है तो ऊपर चढ़ते चढ़ते क्या हो जा रही है, ठंडी हो जा रही है। ठीक है, इसकी गति के कारण इसमें शीतलन उत्पन्न हो रहा है। और इनकी उत्पत्ति में क्या होता है, वायु के आरोहण विकिरण तथा कभी कभी जल वृष्टि के द्वारा वायुमंडल की आर्द्रता में वृद्धि। हमने आपको क्या बताया अभी, जब वायु ऊपर चढ़ती है, आरोहण हो गया, विकिरण हो गया, और कभी कभी जल वृष्टि, कभी कभी क्या होता है, पर्वत के ऊपर जब चढ़ रही है तो यहाँ पर वर्षा हो जाती है, जिससे वायुमंडल की आर्द्रता में वृद्धि हो जाती है, और इस कारण भी इसका भी क्या होता है, इसका प्रभाव पड़ता है। ठीक, इसके बाद क्या है आपका, वाताग्री कोहरा। ठीक है, वाताग्री कोहरा क्या है, तो वाताग्र के कारण निर्मित होने वाले कोहरे को वाताग्री कोहरा कहते हैं, और इसे 2 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, उष्ण वाताग्री कोहरा और शीत वाताग्री कोहरा। ऐसे वाताग्री कोहरे का निर्माण जो होता है, जो आपका उष्ण वाताग्री कोहरा, उसका जो निर्माण होता है उष्ण वाताग्रों के अग्रभाग में होता है। ठीक, और इसका जो विस्तार होता है अपेक्षाकृत अधिक होता है। इसके निर्माण के लिए मंद वेग की पवन आवश्यक है, और पवन का वेग अधिक होने पर उष्ण वाताग्रों पर पर्तीले मेघों का निर्माण हो जाता है, जिसपे परत दर परत, ठीक है,
मेघों का निर्माण हो जाता है। अगला क्या है, शीत वाताग्री कोहरा। ठीक है, शीत इस प्रकार के कोहरे का जो निर्माण होता है वो शीत वाताग्रों के पृष्ठभाग में, जो आपके ठंडे वाताग्र हैं उनके पीछे, जैसे आपकी ये ठंडी वायु है, ये इधर से गर्म वायु है, और जब शीत वाताग्र का मतलब ठंडी वायु क्या होगी, अधिक पावरफुल होगी और ये गर्म वायु को ऊपर खींचेगी। तो ऐसे में जो आपका ढाल है वो अधिक तीव्र होता है। ठीक है, तो ऐसे में जो कोहरे का निर्माण होता है इसके पश्चभाग में होता है। ठीक है, शीत वाताग्र के पृष्ठभाग में। अब यहाँ देखिए, वाताग्री कोहरे की जो उत्पत्ति की आवश्यक शर्त यह होती है कि शीतल वायु राशि में अस्थायित्व होना चाहिए। जो ठंडी वायु राशि है वो क्या होनी चाहिए, अस्थायी होनी चाहिए, तभी शीत वाताग्र का निर्माण होगा और वाताग्री कोहरे का निर्माण होगा। ठीक, अब दृश्यता के आधार पर देखते हैं। ठीक है, दृश्यता के आधार पर कोहरा कितने प्रकार का होता है। दृश्यता के आधार पर कोहरा निम्न के, पहला क्या है, हल्का कोहरा, जिसमें जो दृश्यता है वो आपकी 1100 मीटर तक है। ठीक, दूसरा क्या है, साधारण कोहरा, जिसमें आप 1100 से 550 मीटर तक देख सकते हैं। फिर आपका सघन कोहरा, जिसमें 550 मीटर से 300 मीटर के बीच देख सकते हैं। और अगला क्या है, अति सघन कोहरा, जिसमें आप 300 मीटर से भी कम आपको दिखाई देता है। ठीक है, तो ये दृश्यता के आधार पर हो गया। अगला क्या है, स्वरूप के आधार पर कोहरे का नामकरण, जिसमें आपका है स्माग। स्माग क्या होता है, जैसे आप देखते हैं कि जो आपके औद्योगिक नगरों में प्रदूषित वायुमंडल में कारखानों की चिमनियों से जो निकला हुआ धुआं है, जब यही धुआं क्या होता है, वायुमंडल में उत्पन्न कोहरे में क्या होता है, मिल जाता है। न केवल सघन बल्कि मटमैले रंग का होता है। ठीक है भाई, जो आपका धुआं है, जब धुआं कोहरे में मिल जाएगा तो क्या होगा, कोहरा मटमैला हो जाएगा और वो सघन हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार का जो कोहरा होता है उसी को स्माग कहा जाता है। ठीक है, और लंदन में इस प्रकार के कोहरों को क्या कहा जाता है, पी सूप फाग। ठीक, ध्यान रखिएगा, ये स्पेशली है, लंदन में इसे अलग नाम से जाना जाता है, पी सूप फाग। अगला क्या है, स्मेज। स्मेज क्या है, धुएं तथा धुंध के मिश्रण से, धुआं तथा धुंध के मिश्रण से जो कोहरा बनता है उसे स्मेज कहते हैं। इसके पहले वाले में क्या था, धुआं जो मिल रहा था किससे, वाष्प से, वो कोहरे से, तो वो क्या हो रहा था, स्माग हो रहा था। जब धुआं और धुंध मिलती हैं, धुंध में क्या होती है, दृश्यता 1000 मीटर से अधिक होती है, तो उसे स्मेज कहा जाता है। ठीक है, अगला क्या है, पाला धूम। आर्कटिक प्रदेश में जब तापमान क्या होता है, हिमांक से काफ़ी नीचे पहुंच जाता है। हिमांक मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम, तथा सागर एवं खाड़ियों का जल जमने नहीं पाता। ठीक है, तब उनकी सतह पर संघनन क्रिया के फलस्वरूप हिम के असंख्य कण अथवा जल की अतिशीतल बूंदें कोहरे का निर्माण करते हैं, जिसे पाला धूम कहते हैं। ठीक है, ये होता क्या, आर्कटिक प्रदेश में, आर्कटिक प्रदेश के मतलब क्या है, उत्तर ध्रुवीय क्षेत्रों में जब तापमान हिमांक से नीचे चला जाता है अर्थात 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाता है, तब वहाँ पर जो समुद्र हैं और जो खाड़ियाँ हैं उनका जल जमने नहीं पाता है, वो जमता नहीं है। और जब जमता नहीं है तो उनकी सतह पर क्या होता है, संघनन की क्रिया होती है। और क्यों संघनन क्रिया होगी, क्योंकि यहाँ पर तापमान बहुत ही कम हो गया है, और इसके फलस्वरूप क्या होगा, जो हिम है के असंख्य कण हैं और जल की अति ठंडी बूंदें हैं वो कोहरे का निर्माण कर देती हैं। इसी को क्या कहा जाता है, पाला धूम कहा जाता है। ठीक है, और उत्तरी अमेरिका के जो पश्चिमी पर्वतीय प्रदेश हैं, जो आपका उत्तरी अमेरिका है उसके पश्चिमी पर्वतीय क्षेत्रों में इसे पागो निप कहा जाता है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, इसे उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी पर्वतीय क्षेत्रों में क्या कहा जाता है, पागो निप, और सामान्यतः क्या कहा जा रहा है, पाला धूम। ठीक है, इसके बाद अगला है मेघ। मेघों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद। वीडियो को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।